नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 20 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन संस्कृति भाग से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है, उन सबको देखेंगे। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? कम से कम एक क्वेश्चन तो कंप्लीट देखो, जब तो आपको इस कंटेंट की वैल्यू समझ में आई। भाई साहब ये देख समझो, आप लगातार ऐसे टाइम बर्बाद करते रहोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो 10 मिनट का क्लास होता है, मैं करंट अफेयर को मतलब इस तरीके से कराता हूँ कि आपको इसमें याद भी हो पाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको रिवीजन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार तो कंप्लीट देखो, जब तो आपको कंटेंट की वैल्यू समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 3 नई शास्त्रीय भाषा के रूप में किसे अपनाया गया? देखो, इसके पहले जो शास्त्रीय भाषा था ना अपने भारत में, वो 6 था। कितना था? 6। अभी 3 नई शास्त्रीय भाषा आया, अब हो गया 9। आपके मन में 2 क्वेश्चन आना चाहिए कि शास्त्रीय भाषा क्या होता है और इसे क्यों अपनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी देखेंगे। तो अभी 3 नई शास्त्रीय भाषा किसको अपनाया गया? 7वां, 6 तो पहले था, 7वां पाली को, 8वां प्राकृतिक भाषा को, 9वां फारसी भाषा को। अब बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा क्या होता है। देखो, शास्त्रीय भाषा का मतलब ये होता है कि जो भारत में प्राचीन काल पुराने समय में बोली और लिखी जाती थी, जिससे आज जितने भी भाषा का जन्म हुआ है, इन्हीं पुरानी भाषाओं से ही जन्म हुआ है, इसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो बात करते हैं ये भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपरा के रूप में अपनाया गया है। तो इस टाइम वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? वर्तमान में 9 हो गया, इसके पहले 6 था। अब बात करते हैं सबसे पुरानी और पहली शास्त्रीय भाषा थी, वो थी तमिल, जो कि 2004 में अपनाया गया। दूसरा संस्कृत, जो 2005 में। तीसरा तेलुगु, जो 2008 में। चौथा कन्नड़, जो 2008 में। मलयालम 5वां 2013 में। अभी नया था उड़िया, जो कि 2014 में। बट अब 3 और आगे जो कि 2024 में आए हैं। कौन कौन? पाली 7वां, प्राकृतिक 8वां, फारसी 9वां। देखो, 2 क्वेश्चन आना चाहिए कि हिंदी को क्यों शास्त्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। और दूसरी चीज, मैंने ये बोला कि जो भारत में प्राचीन काल में बोली और लिखी जाती थी, तो भारत में फारसी भाषा तो बोला ही नहीं जाता था, फारसी को क्यों अपनाया गया, इनको देखेंगे। हिंदी को क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि जो संस्कृत शास्त्रीय भाषा है ना, हिंदी संस्कृत से ही उपजी हुई भाषा है। समझ में आया? दूसरा, फारसी को क्यों अपनाया गया? देखो, फारसी जो भाषा है, ये फारस खाड़ी जो है, ईरान और सऊदी अरब, इनके क्षेत्रों में बोला जाने वाला भाषा है। तो अभी अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा वहां गए हुए थे और उसी दौरान इसकी घोषणा किया गया, तो इसका राजनीतिक लाभ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे अधिक बोली जाने वाली शास्त्रीय भाषा कौन है, कि सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा भाषा बोला जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा भाषा जो बोला जाता है वो है तमिल। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला भी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी किस देश द्वारा बनाया गया? देखो, किस देश द्वारा बनाया गया, उसके बाद ये जो परमाणु बैटरी होता है क्या होता है, और इसको पहली बार ही क्यों बनाया गया, मतलब अभी तक क्यों नहीं बनाया गया था, इन सबको देखेंगे। तो जो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी है, किस देश के द्वारा बनाया गया, वो है चीन। किस कंपनी के द्वारा? उस कंपनी का नाम है बीटा बोल्ट। अब बात करते हैं परमाणु बैटरी क्या होता है। देखो, परमाणु बैटरी का मतलब होता है जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है, क्योंकि बैटरी के बाद हमको जो आउटपुट मिलता है वो इलेक्ट्रिक बिजली ही मिलता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करके? परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो, जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु कैसे मिलते हैं, उसको जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप जो है, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, समस्थानिक का क्षय होगा मतलब उसको लगातार खत्म होगा और उसके बाद बिजली उत्पन्न होगा। अब कैसे होगा तो समझते हैं। इसका जो आकार है ना, सिक्के के आकार का है, ऐसा सिक्का के आकार का है, और इसके ऊपर परत, मतलब है तो बहुत छोटा, बट इसके ऊपर जो परत है ना, वो 63 परत है, और वो जितनी भी परत है सभी आइसोटोप के बने हैं, और ये आइसोटोप लगातार खत्म होगा और इसी से बिजली उत्पन्न होगा। ये है परमाणु बैटरी। अब बात करते हैं कि इससे विशेष क्या लाभ है, उसके बाद आइसोटोप क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। समस्थानिक, समभारिक। समस्थानिक आवर्त सारणी में जिसका स्थान समान हो, समस्थानिक। आवर्त सारणी में जिसका भार समान हो, वो समभारिक। तो समस्थानिक जैसे 1h1 1h2 1h3, इसका जो परमाणु क्रमांक है, स्थान है, वो 111, तो इसलिए समस्थानिक। समभारिक में जैसे इसका परमाणु भार 3 है, ऐसे हीलियम का, ऐसे किसी का भी अगर परमाणु भार 333 है तो यह समभारिक हो जाएगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि परमाणु बैटरी अभी तक क्यों नहीं बनाया गया था और ये विशेष क्यों है। विशेष इसलिए है कि ये एक बार चार्ज करने के बाद 50 वर्ष तक चलने वाला बैटरी है। समझ रहे हो? 50 वर्ष।
समझ है। दूसरा चीज, इसका आकार काफी छोटा है और टिकाऊ है। अब परमाणु बैटरी अभी तक क्यों नहीं बनाया गया था? देखो, परमाणु में दो चीजें होती है, एक परमाणु संलयन, एक परमाणु विखंडन। तो परमाणु से संबंधित जितनी भी क्रिया होती है ना, ये काफी रिस्की काम होता है। इसमें मतलब काफी एक तरह से समझ लो रिस्की काम होता है, इसकी वजह से अभी तक ये नहीं बनाया गया था। अब बात करते हैं बैटरी में, दो चीज पूछा जाएगा, करंट, पावर और वोल्ट। इसमें 3 वोल्ट की वोल्टेज है, तीसरा 100 माइक्रोवाट पावर है। अब करंट आप इसमें से निकाल सकते हो, आपको पी और भी मालूम है, तो आई तो आप फाइंड कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी से। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन है? सबसे मूल्यवान बन गया और अपनी भारत की कंपनी है। उसके बाद आईटी ब्रांड क्या होता है इसको समझाएंगे। सबसे पहले नंबर पे कौन है? वो है एक्सेंचर, जो कि डबलिन में इसकी मुख्यालय है। डबलिन कहां पे है? आयरलैंड में। दूसरा सबसे मूल्यवान कौन सी कंपनी बन गई? वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तीसरा कौन है? इन्फोसिस, जो कि दोनों ये आईटी कंपनी है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंडिया की कंपनी पूरे विश्व स्तर पे मूल्यवान होगी, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आईटी क्या होता है? देखो, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन सेवाओं से संबंधित काम करता है, जैसे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा अन्य इन्हीं संबंधित विकसित और समाधान करे, बेचे, खरीदे, मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से संबंधित काम करता है, वो आता है आईटी ब्रांड। समझ गए? जैसे अभी यूट्यूब पे मैं वीडियो ही डाल रहा हूं, तो ये हो जाए आईटी का काम। आप इसमें वीडियो देख रहे हो, ये हो गया आईटी का काम। समझ गए? इससे संबंधित जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो भी काम होता है, ये सभी आईटी में आते हैं। तो अब ये दूसरा सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया टीसीएस। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है $19.2 मिलियन। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों चीज याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे भी इंडिया कंपनी है और तीसरे नंबर पे भी इंडिया कंपनी है। कौन सा कंपनी है? दूसरे पे टीसीएस, तीसरे पे इन्फोसिस। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन योजना एंड परियोजना से है और दोनों महिलाओं से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया? उद्यमिता का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यम। देखो, किसके द्वारा शुरुआत किया गया? हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। यह महिला उद्यमिता योजना क्या है? यह महिला को उद्यम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। एक तरह से मतलब ये समझ सकते हो कि उनको सेल्फ डिपेंड करना। किसके क्षेत्र में? कामकाजी के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में। कैसे किया जाएगा? दो चीज, एक तो उनका कौशल विकास किया जाए। जाहिर सी बात है, उनके पास जब कौशल विकास होगा तो अपना खुद से कुछ भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकती है। दूसरा, उनको माइक्रो इंडस्ट्रीज लगवाया जाएगा। किससे? उनको हेल्प भी दिया जाएगा, पैसा भी मुहैया कराया जाएगा। किस सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लखपति बेदो बनाना। बेदो का मतलब बहन होता है। ये असम में प्रयोग किया जाता है, बेदो अपने क्षेत्रों में बहन। तो लखपति बहन योजना एक तरह से कह सकते हो। ऐसे मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहना योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक दो शर्त है, ये काफी इंपॉर्टेंट शर्त है कि जनरल ओबीसी की जिस महिला के 3 से अधिक बच्चे हैं उसके लिए यह लागू नहीं होगा, और एससी एसटी जिसके 4 से अधिक बच्चे होंगे इनके लिए लागू नहीं होगा। 4 से कम बच्चे होने चाहिए। समझ के? इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंड करना। ठीक है, दूसरा क्या है? महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ किया? देखो, महतारी का मतलब क्या होता है? माँ, माता। महतारी शब्द ये छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो महतारी योजना लगभग छत्तीसगढ़ में कुछ भी होता है ना, तो महतारी का लगभग प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव सहाय, इनके द्वारा शुरुआत किया गया। यह क्या है? महतारी वंदना योजना। तो जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना था कि उनके खाते में 1250 रुपए प्रति महीना भेजा जाता था, उसी तरीके से उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में 1000 रुपया महिला के खाते में प्रति महीना भेजा जाएगा। इसका मतलब 12,000 रुपए प्रति साल। ठीक है, इसका शर्त क्या है? देखो, उसका शर्त 2 है। एक तो जो महिला है वो विवाहित होनी चाहिए। दूसरा, उनका उम्र जो है वो 23 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ 60 वर्ष से ज्यादा भी नहीं चलेगा, 23 से कम भी नहीं चलेगा, और विवाहित होनी चाहिए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने क्षेत्रों में दिया गया। हाल ही में असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार क्या है? देखो, यह पुरस्कार असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह जैसे 3 पुरस्कार दिया जाता है, असम वैभव, असम सौरभ, असम गौरव। असम वैभव जो है 5 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, इसमें 4 लाख रुपए, इसमें 3 लाख रुपए। असम वैभव जो पुरस्कार दिया गया, यह पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि 46वें क्रम के थे, रंजन गोगोई, इनको यह पुरस्कार दिया गया। असम सौरभ किसको दिया गया? हिमा दास जो कि एथलीट है। असम गौरव किसको दिया गया? असम गौरव 22 लोग को दिया गया। तो जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे लोग हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, कितने लोग को? 26 लोग को। मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट में, आपको याद है क्या?
ठीक है। टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? सुकृता पाल को। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन एवं समारोह से लिया हुआ। देखते हैं कौन सा सम्मेलन हुआ, और ये सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन कभी कभी बन ही जाता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन 2024 का सम्मेलन कहां हुआ? देखो कहां पे किया गया, ये किया गया युगांडा के कपाला में। अब बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुट निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब किसी भी पक्ष में नहीं। देखो ये बात है 1960 के दशक की बात है, जब दो महाशक्ति अलग अलग हो गई थी, एक अमेरिका की तरफ, एक सोवियत रूस, जो कि इस टाइम केवल रूस के नाम से है ना। ये दोनों के बीच जंग चल रहा था कि कौन पूरे विश्व पे राज करेगा, कौन सबसे महाशक्ति है। तो इन दोनों के बीच के युद्ध में क्या हो रहा था, कुछ देश इनकी तरफ, कुछ देश इनकी तरफ हो जा रहे थे। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो विकासशील देश थे, जो कि उसका खमियाजा भुगतना पड़ता था, जो किसी भी तरफ नहीं जाना चाहते थे, फिर भी उनको उसमें मतलब परेशानी होना पड़ता था। तो क्या किए, इसमें 4 देश मिलके गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरुआत की, जिसमें ये बोले कि ना तो मैं अमेरिका की तरफ जाऊंगा, ना सोवियत रूस की, किसी भी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं एक खुद का अपना आंदोलन शुरुआत करूंगा, जिसका नाम रखा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। किसके द्वारा? इंडोनेशिया, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र। इंडोनेशिया की तरफ से कौन? सुकुर्डो। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूगोस्लाविया की तरफ से टीटो। मिस्र की तरफ से नासिर। ये चारों लोग मिलकर एक नया ही शुरुआत कर दिए 1961 में, जिसका नाम रखे गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, इसका स्थापना किस लिए किया गया कि ये लोग तो युद्ध में व्यस्त हैं और इसमें हम लोग को परेशानी करना पड़ा, तो इसका उद्देश्य रखा गया कि शांति एवं समानता के लिए हम कार्य करेंगे। इस टाइम शुरुआत इसकी 1961 में बेलग्रेड में किया गया। इसमें 29 देश शामिल हुए। ठीक है, तो अब जब ये शुरुआत हो गया तो ये प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। अभी इस बार कौन सा संस्करण चल रहा है? इस बार 19वां संस्करण चल रहा है। कब होगा? ये 19 से 20 जनवरी शुरुआत होगा। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? भारत की तरफ से एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं NAM, नॉन अलाइड मोमेंटम। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।